हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल द नॉलेज ट्रेन में। आज हम लेकर आए हैं पर्यावरण अध्ययन की 30 प्रश्नों की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला, जिसके सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जो उसकी व्याख्या है वो उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आपके आने वाले यूपी टेट और सीटेट एग्जाम में ये श्रृंखला बहुत उपयोगी होने वाली है। इसको समझ लीजिए, अच्छे से घोंट के पी जाइए, क्योंकि यहाँ पर आपको सारे प्रश्नों का निचोड़ मिलने वाला है। ठीक है, आइए शुरू करते हैं और कोशिश करिएगा कि सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए आप भी, और लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर कितना रहा आप बताइए। इसमें आसान और मॉडरेट टफ सारे टाइप के क्वेश्चन हैं और उनका एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से किया गया है। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो देखिए आंसर पहले से टिक हुआ है, केचुआ को कहा जाता है। ठीक है, इसको हम एक्सप्लेन कर देते हैं। जो केचुआ होता है वो किसान का सच्चा मित्र और सहायक होता है। उसका रीज़न ये है कि ये मिट्टी को जोत कर किसान के लिए उपजाऊ बनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए वर्मी कंपोस्ट का संबंध किससे है, तो इन्हीं से है। और ये जो केचुए होते हैं कि मिट्टी में एक तरह से थोड़ा सा उसको पोली कर देते हैं, एक तरह से छेद कर देते हैं, जिससे पानी और हवा पृथ्वी के अंदर सुगमता से प्रवेश कर जाता है। इस तरह से कह सकते हैं कि केचुए जो हैं वो हल के समान कार्य करते हैं। ठीक है, और ये मिट्टी जो होती है वो केचुओं के पाचन अंग से होकर आती है, इसलिए उसमें नाइट्रोजन युक्त पदार्थ भी मिल जाते हैं और ये खाद का कार्य करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। गिर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान। तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। और इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि ये जो गिर वन्य राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य है, ये एक बाघ संरक्षित क्षेत्र है, गुजरात में है, पहले मैंने बताया। ये बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जो वनस्पति है उसमें सागौन, साल और ढाक, जिसको ब्यूटिया फ्रोंडोसा कहते हैं, ऐसे पर्णपाती वृक्ष और कांटेदार जंगल मिलते हैं यहाँ पे। और 1965 में इसको अभयारण्य का दर्जा प्रदान किया गया था। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप इसमें पढ़ सकते हैं। आगे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में मंडलों की संख्या कितनी है? 15, 18, 20, 75। तो देखिए इस तरह के प्रश्न आएंगे, आपको ध्यान देना है कि आपसे पूछा क्या गया है। इसमें मंडल पूछे गए हैं, कोई 75 पे टिक करके नहीं आएगा, क्योंकि वो जिला है। ठीक है, 75 जिले हैं, तो इसलिए जो है आपको ध्यान देना है। मंडल हैं हमारे 18, जिला है हमारा 75। तो जो 18 मंडल हैं, इसमें सबसे बड़ा मंडल जो है वो लखनऊ मंडल है, उसके बाद दूसरे नंबर पे कानपुर मंडल है और तीसरे नंबर पे अयोध्या मंडल आता है। ठीक है, आगे है। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन था? बहुत आसान प्रश्न है। ये है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, या फिर VN राव, या फिर KM मुंशी। ठीक है, तो ये प्रश्न सबको पता होगा। वेनेगल नरसिंह राव इनका नाम था, इनको VN राव शॉर्ट में कहते थे। ठीक है, तो ये संविधान सभा के जो है वो संविधान निर्माण के संवैधानिक सलाहकार थे। अगला है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में इसलिए कहा गया है क्योंकि पहले 7 मौलिक अधिकार होते थे और अभी जो हैं वो 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा इसका आंसर, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर पूछे पहले कितने थे, संविधान जब बना था तो 7 थे। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि जो मूल संविधान था उसमें 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। और संपत्ति के अधिकार को कहाँ रखा गया है? अनुच्छेद 300A में रखा गया है। इसको ध्यान रखिएगा। 7 थे जिसमें से हटाया गया संपत्ति का अधिकार, बचे कितने हैं? 6 मूल अधिकार। और संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार ना होकर कानूनी अधिकार है और अनुच्छेद 300A के अंतर्गत वो आता है। और ये कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो जो 6 मूल अधिकार हैं हमारे पास, उसमें है समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18, स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23-24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 तथा संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 32। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि संविधान के भाग 3 में है। ये भाग भी पूछा जा सकता है कि मूल अधिकार किस भाग में है। मूल अधिकार भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 के अंतर्गत आते हैं।
ठीक है, इसमें संशोधन भी हो सकता है। और राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर सारे मौलिक अधिकार स्थगित किए जा सकते हैं। ठीक है, अगला है संविधान की किस अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्थाओं का संस्थाओं का उल्लेख है। ठीक है, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 9वीं, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, इसको ध्यान से समझिएगा कि शुरुआत में तो अनुसूची जब मूल संविधान बना तो उसमें 8 ही थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं, जिसमें से 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये पंचायती राज व्यवस्था। इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। तो पहले कुछ समितियां दी हुई हैं ऊपर, आपको ध्यान रखना है कि कौन समिति किस साल में बनी। जैसे बलवंत राय मेहता समिति 1957 में, अशोक मेहता समिति उसके 20 साल बाद 1977 में, GVK राव समिति 1985 में और LM सिंघवी समिति 1986 में। ये चारों समिति आप याद रखिएगा, इसमें से पूछा जा सकता है। देखिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ और बताते हैं कि अगर पूछा जाए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का प्रतिपादन किसने किया, तो आप कहेंगे बलवंत राय मेहता। त्रिस्तरीय, और इसमें 3 शब्द हैं, बलवंत राय मेहता, तो त्रिस्तरीय में हो गया। अगर आए द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था तो आप कहेंगे अशोक मेहता। याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ कि द्विस्तरीय में 2 हैं, अशोक 1 हुआ, मेहता 1 हुआ। ठीक है, द्विस्तरीय अशोक मेहता, त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता, इनके सन आप याद रखिएगा। और संविधान के भाग 9 में 73वें संविधान संशोधन द्वारा भाग 9 जोड़ा गया था और उसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था के बारे में बताया गया। ठीक है, और ये 243 अड़ा तक है। और ये जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी 73वें संविधान संशोधन में, उसके अंतर्गत पंचायतों में 29 विषय जोड़े गए थे। ठीक है, विषय भी याद रखिएगा, 29 विषय हैं। अगला है पारिस्थितिकी तंत्र के संबंध में सही नहीं है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह अजैविक एवं जैविक दोनों संघटकों से युक्त होता है, पहला ऑप्शन। दूसरा, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। तीसरा ऑप्शन, यह एक बंद तंत्र होता है। और चौथा, यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो एक खुला तंत्र होता है। इसमें पूछा गया है कौन सा सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं। ये एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, यही जो है खुला तंत्र होता है, लेकिन यहाँ लिखा है बंद तंत्र होता है, तो इसलिए ये गलत है। अगला देखते हैं, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अल्फ्रेड बिने, टांसले, अर्नेस्ट हैकल या फिर वाल्टर जी रोसन। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जैव विविधता शब्द, इसको इंग्लिश में बायोडाइवर्सिटी भी कहते हैं, इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था वाल्टर जी रोसन ने और 1985 में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें देखते हैं। 2010 को जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। इसको याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है जैव विविधता का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन दिए रहेंगे, 2010 आपको टिक करना होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ और है, 4 हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं भारत के। एक है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी हिमालय, तीसरा है इंडो वर्मा और चौथा है सुंडालैंड। और भारत में जो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र है वो नीलगिरी है। इसको याद रखिएगा, इससे भी प्रश्न आ सकते हैं, मैंने इसीलिए इसमें डाल दिया है कौन कौन से हॉट स्पॉट क्षेत्र हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, गिद्ध के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है जलवायु, भोजन न मिलना, दर्द निवारक दवाएं या फिर प्राकृतिक आपदाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, कंपटीशन का बहुत पेट क्वेश्चन है, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे इसका जो आंसर हो जाएगा, विलुप्त होने का कारण है वो दर्द निवारक दवाएं हैं, लेकिन इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जो कार्यकर्ता हैं, संरक्षण कार्यकर्ता, उनका कहना है कि 12 सालों में गिद्धों की संख्या में 97% की कमी आई है। अच्छा, ये भी पूछा जाता है कभी कभी प्रश्न कि किस दवा के कारण गिद्धों की संख्या में कमी हो रही है, तो वो दवा है आपकी डाइक्लोफेनॉक। इसको याद रखिएगा। जैसे होता ये है कि ये दर्द निवारक दवा है, इस दवा को जैसे किसी पशु को दिया जाए और वो पशु खा के डाइक्लोफेनॉक खा के मतलब खाया हुआ रहता है, अगर उसकी मौत हो जाती है तो गिद्ध जब उसका मांस खाते हैं, मरे हुए पशुओं का मांस खाते हैं, तो इनके अंदर वो दर्द निवारक दवा जाती है। ठीक है, और उसके बाद जो है इनकी किडनी और लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचता है, जिससे इनकी मृत्यु हो जाती है।
ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। दवा का नाम है डाइक्लोफेनॉक और गिद्धों की संख्या में कमी हो रही है, यही डाइक्लोफेनॉक दर्द निवारक दवा की वजह से। ठीक है, अगला है रेड डेटा बुक से क्या आशय है? जैव विविधता से, जल प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से या फिर विलुप्त प्राणियों से? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर होगा विलुप्त प्राणियों से। आइए इसका हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो एक है IUCN की लिस्ट निकलती है। इसका प्रकाशन जो किया गया था 1948 में प्रकाशित किया गया था और इसका मुख्यालय जो है स्विट्जरलैंड में है, इसको भी याद रखिएगा। IUCN का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, रेड डेटा बुक जो है इसमें पृथ्वी पर मौजूद और विलुप्त हो चुकी सारे जीव जंतुओं का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। ठीक है, और इसमें 3 पेज होते हैं। ठीक है, एक होता है ग्रीन पेज, एक होता है मतलब ग्रीन पेज मतलब हरा पेज, पिंक पेज या फिर गुलाबी पेज, रेड पेज या लाल पेज। तो जो ग्रीन पेज होता है इसमें ऐसी प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जिनको फिलहाल कोई खतरा नहीं है, जो पूरी तरह से सुरक्षित हैं। गुलाबी पेज में ऐसे जीव जंतु या पक्षियों की प्रजाति का नाम लिखा जाता है जो खतरे में हैं, जिसे कि धीरे धीरे विलुप्त होता देखा जा रहा है, जो दिन ब दिन गायब हो रहे हैं। ठीक है, और लाल पेज में ऐसे पक्षियों और जीव जंतुओं की प्रजातियों का नाम लिखा जाता है जो या तो बहुत कम बचे हैं या पूरी तरह से विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, ये तीनों आप याद रखिएगा, हरा पेज, गुलाबी पेज और लाल पेज। ठीक है, अगला है निम्न में से किसका मुख्यालय चेन्नई में है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपका क्वेश्चन आता है कभी कभी कि कौन सा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है इसका मुख्यालय चेन्नई में है। ठीक है, और केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान जो है, जो पहला ऑप्शन है वो शिमला में है। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका राजमुंदरी में है, और जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है ये करनाल हरियाणा में है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, आलू अनुसंधान संस्थान शिमला में, तंबाकू अनुसंधान संस्थान जो है वो राजमुंदरी में है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है ये हरियाणा में है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम 1986 में पारित किया गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है, बार बार पूछा जाता है। तो 1986 में जो अधिनियम पारित किया गया था तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अब आते हैं जो और सारे दिए हुए हैं उनका भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहले ऑप्शन में दिया हुआ है वो था 1972 में। ठीक है, और जो वन संरक्षण अधिनियम है ये 1980 में, और जो जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम है ये 1974 में पारित किया गया था। फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिएगा। पहला ऑप्शन भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम ये 1972 में, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में, और जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1974 में पारित किया गया था। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है रामसर संधि का संबंध है, इंपॉर्टेंट है, आर्द्र भूमि संरक्षण, जीव संरक्षण, वन संरक्षण या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा रामसर संधि का संबंध जो है वो आर्द्र भूमि संरक्षण से है, और ये संधि जो हुई थी वो 1971 में हुई थी, और जो है विश्व आर्द्र भूमि दिवस जो है 2 फरवरी को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है, मेरा एक्सप्लेनेशन जरूर सुनते रहिएगा कि जो संधि हुई थी आर्द्र भूमि संरक्षण पर वो 1971 में हुई थी, और 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। अगला है, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी है। जैसे आर्द्र भूमि किसे कहा जाता है? ठीक है, इसमें रामसर शहर में जो नीचे देखिएगा, जो 1971 में समझौता हुआ था उसमें कहा गया था कि आर्द्र भूमि एक ऐसा स्थान है जहां वर्ष में 8 माह पानी भरा रहता है। ठीक है, और जो रामसर अभिसमय के अंतर्गत वैश्विक स्तर पर वर्तमान में कुल 1929 से अधिक आर्द्र भूमियाँ हैं। ठीक है, जहाँ पे प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से डूबा रहे वही उसको ही आर्द्र भूमि वेटलैंड कहते हैं। ठीक है, अगला है पर्यावरण संतुलन तथा सुरक्षा संबंधी संकल्पना क्या कहलाती है? इंपॉर्टेंट है, अपोषणीय विकास, पोषणीय विकास, आर्थिक विकास या पर्यावरण प्रबंधन। अब देखिए, पर्यावरण संतुलन और सुरक्षा इन दोनों की बात की जा रही है, तो ये जाहिर सी बात है पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला है परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है?
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जॉन डीबी, किलपैट्रिक, स्टीवेंसन, लियोनार्ड डगलस। तो जो जॉन डीवी थे, इनके शिष्य थे किलपैट्रिक, इन्होंने प्रयोजना विधि को जन्म दिया था और उनका कहना था कि प्रायोजना वह क्रिया है जिसमें पूर्ण संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में लक्ष्य प्राप्त किया जाता है। तो प्रयोजना विधि के जन्मदाता जो हैं वो किलपैट्रिक हैं, इसको याद रखिएगा। अगला है, भारत के किस राज्य में भूस्खलन की संभावना सर्वाधिक रहती है? देखिए, भूस्खलन ज़्यादातर वहीं होगा जहाँ पे पहाड़ी एरिया होगा, ठीक है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड। तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, बहुत ही आसान है। अगला है, एकल परिवार से तात्पर्य है केवल पति पत्नी, माता पिता एवं उनके अविवाहित बच्चे, दो या उससे अधिक परिवार, या फिर बच्चे, माता पिता और दादा दादी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परिवार से भी प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसीलिए मैंने इसको डाला हुआ है, इसको आप लोग को समझने की ज़रूरत है। तो जो एकल परिवार होता है इसको प्राथमिक परिवार भी कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कि माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे जो होते हैं वही एकल परिवार के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। क्योंकि दो तरह के परिवार होते हैं भारत में, एक होता है संयुक्त परिवार, एक होता है एकल परिवार। तो एकल परिवार में माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे आते हैं। अगला है, भारतीय संसद में जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका दिसंबर 2002 में, ठीक है, पारित किया गया था 11 दिसंबर 2002 को। आगे चलते हैं, वह कौन सी नदी है जिसके तट पर प्रसिद्ध बद्रीनाथ मंदिर स्थित है? मंदाकिनी, भागीरथी, अलकनंदा या फिर जानवी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बद्रीनाथ मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा अलकनंदा। इसको याद करने का तरीका भी है, ए से अलकनंदा और बी से बद्रीनाथ, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको केदारनाथ याद करना है तो जैसे हम लोग कुमार लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो KM लिखते हैं ना, तो ऐसे में याद कर सकते हैं, केदारनाथ मंदाकिनी नदी, ठीक है। एक ट्रिक है ऐसे ही, अलकनंदा, भागीरथी, केदारनाथ, मंदाकिनी नदी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये दोनों जगहें इंपॉर्टेंट हैं, दोनों मंदिर, तो इसीलिए इसकी नदियाँ पूछी जाती हैं। अगला है, भारत का सबसे पहला रेल मार्ग बनकर तैयार हुआ था कब? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही आसान है, बार बार पूछा गया है, ठीक है। तो ये 1853 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ था और इसकी लंबाई 32 किलोमीटर थी और 16 अप्रैल 1853 को पहली रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी, ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगला है, निम्न में से सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? अरावली, विंध्य, हिमालय या फिर नीलगिरी, ठीक है। तो इसमें आंसर हो जाएगा, सबसे पुरानी पूछा गया है पर्वत श्रृंखला इन चारों में से, तो अरावली हो जाएगी। और जो अरावली है ये एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है, ठीक है, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है और जो क्वार्टजाइट चट्टानों से बना हुआ है अरावली। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये राजस्थान में स्थित एक पर्वतमाला है अरावली, और इसको राजस्थान में आडावाला पर्वत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये संसार की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है जो राजस्थान को उत्तर से दक्षिण दो भागों में बांटती है। अरावली का जो सर्वोच्च शिखर है वो गुरु शिखर है, ये बार बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अरावली का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? गुरु शिखर है, जो माउंट आबू में है, ठीक है। और अरावली पर्वतमाला के आसपास कौन सी जनजाति निवास करती है? भील जनजाति। अरावली पर्वत कहाँ पे है? पश्चिम राजस्थान में स्थित है, ठीक है, पश्चिम भाग में राजस्थान में स्थित है। तो इसको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अरावली पर्वत राजस्थान में स्थित है, इसका सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है और जो माउंट आबू में है, और इसके आसपास भील जनजाति निवास करती है, ठीक है। अगला है, मेडागास्कर कहाँ स्थित है? मेडागास्कर कहाँ स्थित है? हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, लाल सागर या फिर बंगाल की खाड़ी, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार मेडागास्कर के बारे में पूछा जाता है। और ये जो है ये हिंद महासागर में स्थित है। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि ये एक गणराज्य है, मेडागास्कर गणराज्य है, इसका पुराना नाम मालागासी गणराज्य था। ये हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पर स्थित एक द्वीपीय देश है और ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। और यहाँ विश्व की 5% पादप और जीव प्रजातियाँ मौजूद हैं, इनमें से 80% केवल मेडागास्कर में पाई जाती हैं, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे?
बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पे विवाद भी हो चुका है एक बार शिक्षक भर्ती में। और जैसे अध्यक्ष पूछा गया है, तो जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे पहली बैठक में, वो थे वरिष्ठतम सदस्य। 9 दिसंबर 1946 को ये बैठक हुई थी और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे, वो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे संविधान सभा के। और 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध अस्थायी अध्यक्ष चुना। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। जो बैठक 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को वो अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। और जो बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध चुना गया था संविधान सभा का अध्यक्ष। ठीक है, तो भारत की संविधान निर्माती सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसको हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टिक करेंगे। ठीक है, अगला है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है तोता, मोर, कोयल या फिर सारस क्रेन। तो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है वो है सारस क्रेन। आप आगे देख भी सकते हैं, यही है वो सारस क्रेन जो उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। ठीक है, अगला है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार लिया गया अमेरिका संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, रूस के संविधान से या फिर फ्रांस के संविधान से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी और भी जो हमारी सीरीज चलेगी उसमें हम बताएंगे कि कौन कौन चीज़ कहाँ से ली गई है। ठीक है, मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस के संविधान से। थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जब आपातकाल चल रहा था 1975-76 के आसपास, तो भाग 4A में 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से मौलिक कर्तव्यों का समावेशन किया गया। इसको याद रखिएगा, अनुच्छेद 51A भाग 4A। ठीक है, यही है मौलिक कर्तव्य से संबंधित। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। अभी जो है वो 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें से 10 को 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था, जबकि 11वें मौलिक कर्तव्य को 2002 में 86वें संविधान संशोधन के जरिए संविधान में शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 10 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे और 11वां मौलिक कर्तव्य 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। और ये यूएसएसआर मतलब रसिया से के संविधान से प्रेरित है। अब थोड़ा सा 42वें संविधान संशोधन के बारे में जान लेते हैं। पहला तो 1976 में किया गया। दूसरा, इसको लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन को, क्योंकि इस संशोधन के अंतर्गत भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जैसे 3 शब्द जोड़े गए। याद रखिएगा, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द हैं जो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़े गए थे। अगला है, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस की संकल्पना किसने की? एल जॉबलर, J.N. जेफर्स ने, C.C. पार्क ने या फिर जोसेफ फोरियर ने। ग्रीन हाउस गैसों को हम हरित गृह गैस भी कहते हैं। ठीक है, तो 1824 में जोसेफ फोरियर ने ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी। ठीक है, अब ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन हैं, उनकी एक ट्रिक है, ओ मीना कल काजल लगाना। इसमें जो ये लगाना है ये ऐसे ही लगाया गया है ट्रिक बनाने के लिए। बाकी ओ मीना कल काजल ही ट्रिक है। ओ से है ओजोन, मी से है मीथेन, ना से है नाइट्रस ऑक्साइड, कल से है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, का से है कार्बन डाइऑक्साइड और जल से है जलवाष्प। इसको आप याद कर लीजिएगा, बार बार पूछा था कि इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑप्शन दे देगा, एक कोई अलग गैस रहेगी, उसको टिक करना होगा। ठीक है, तो आपको कैसे याद होनी चाहिए। अगला है, वाहनों में पेट्रोल जलने से निम्न में से कौन सी धातु है जो वायु को प्रदूषित करती है? ठीक है, कैडमियम, मरकरी, लेड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर हो जाएगा कि लेड जो है, जब पेट्रोल जलता है वाहनों में तो लेड धातु निकलती है जो वायु को प्रदूषित करती है। और लेड का जो प्रयोग है वो इंजन में नॉकिंग रोकने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन आता है कि इंजन ये लेड का प्रयोग क्यों किया जाता है? ठीक है, जो ये पेट्रोल में, क्योंकि वो इंजन में नॉकिंग ना हो इसको रोकने के लिए किया जाता है। अगला है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं थैलोफाइट, मीजोफाइट, हाइड्रोफाइट या फिर हैलोफाइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया है। ठीक है, तो ये इनको हम बोलते हैं हैलोफाइट कहते हैं। इनको हिंदी में हम लवण मृदोद्भिद भी कहते हैं। ठीक है,
ये ऐसे पौधे होते हैं जहाँ पे नमक की मात्रा, जहाँ पे जो लवण युक्त जल होते हैं वहाँ पे ये पैदा होते हैं, ठीक है। और ये जो पौधे होते हैं इसमें मेन साल्ट मार्श जो है, इसमें एक मतलब इसकी एक वनस्पति का उदाहरण है। आइए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ये देखिए पूरा बना हुआ है। साल्ट मार्श जो है वो घास है, ठीक है, वो ये लवण मृदोद्भिद पौधों का उदाहरण है। और स्पार्टिना अल्टर्निफ्लोरा ये भी इसका एक उदाहरण है, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, ये 2 नाम भी याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन निम्न में से कौन सा है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन डी या फिर विटामिन ई। तो देखिए 2 तरह के विटामिन होते हैं, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील, ठीक है। तो जल में घुलनशील विटामिन आपकी विटामिन बी और विटामिन सी होती है, जबकि वसा में घुलनशील विटामिन होती हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सभी लोग जानते हैं इसको। इसके अलावा अगर पूछा जाए और कौन सी हैं, तो विटामिन बी भी जल में घुलनशील है, जबकि विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के ये किसमें? वसा में घुलनशील हैं, ठीक है। ये थोड़ा लिखा भी है, इसको देख लीजिएगा आप, ठीक है। अगला है, शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि, ये देखिए ये सीटेट में जैसे पेडागोजी पूछा जाता है, ईपीटेट में भी अब आने लगा है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। तो शिक्षक को कक्षा शिक्षण के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि छात्र खुशहाल रूप से ना पढ़ें, पाठ पढ़ाने का कार्य पीरियड में के समय में पूरा कर लिया जाए, पाठ का उद्देश्य पूर्ण हो जाए, या फिर छात्र इधर उधर भी ध्यान दें। तो इसका सीधा आंसर हो जाएगा पाठ का उद्देश्य पूर्ण कर लिया जाए। मतलब यह है कि जिस उद्देश्य से पाठ पढ़ाया जा रहा है कि बच्चे को थोड़ी जो चीज़ें हमें सिखानी है वो चीज़ हम अगर सिखा ले जाएं, जो हमारा उद्देश्य है, अगर वो पूरा हो जाए तो फिर इससे अच्छा शिक्षण क्या हो सकता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाठ का उद्देश्य पूर्ण हो जाए। इस तरह से हमने जो है पूरे 30 क्वेश्चन कवर कर लिए। और यहाँ पे मैंने एक नेल्सन मंडेला की कही बात लिखी है कि देयर इज़ नो फेल्योर, यू विन और यू लर्न, ठीक है। आप लोग मेहनत करते रहिए, आपको कोई भी फेल नहीं कर सकता है, या तो आप जीतोगे या तो आप सीखोगे। लेकिन मेरी आशा है कि आप सभी के सब जीतोगे और सबका एग्ज़ाम क्लियर होगा, क्योंकि आप लोग बहुत मेहनती बच्चे हो और मेहनत कर रहे हो, ठीक है। अब हम लोग अगली सीरीज में मिलेंगे, इसी के बाद 30 क्वेश्चन मैं फिर से लेके आऊँगा पर्यावरण का। तब तक के लिए धन्यवाद।